हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ 2019 के, तो इस पर मैंने कल एक पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए प्रोवाइड कराया था। आज मैं उसी पेपर का सेक्शन बी प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में प्रकाश डालिए। मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं क्योंकि आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि डिस्कस अबाउट द वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर मैंने अटेम्प्ट किया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है। फिर प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, आधुनिक शिक्षा को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। फिर मैंने अटेम्प्ट किया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो है शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। और लास्ट में मैंने किया है राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहयोग करती है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो ये 10 क्वेश्चन है 10 के 10 आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी जो क्वेश्चंस छूटे हैं। तो फ़िलहाल मैं 5 डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि आपको 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसका जो आंसर आपको करना है वो 200 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने कोशिश करी है इसको एक्सप्लेन करने की इसमें, तो आप इसको समझ के आराम से 200 वर्ड्स में लिख सकते हो। और ऑलमोस्ट मैंने 200 वर्ड्स में प्रोवाइड कराया भी है कि अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसको पूरी तरीके से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता इसको लंबा करने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि लिखा हुआ है आप समझ सकते हो। मैं उसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो शिक्षा जो है वो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। क्योंकि जो ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित होना, और डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो वो टोटल जो मिल के बनाता है कि बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसका विकास करना, वही शिक्षा कहलाती है। फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक पूछा है, संकुचित आप थोड़ा सा बता सकते हो कि जो विद्यालय में जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जो थोड़ी शिक्षा एक, क्योंकि हम जो किताबों से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसका, वो हम प्राप्त करते हैं, इसलिए वो संकुचित शिक्षा प्राप्त करते हैं हम। फिर जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि जो शिक्षा है वो निरंतर जो है चलने वाली प्रक्रिया है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप कुछ करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, या फिर कुछ आप देखते हैं, उससे आपको अनुभव होता है और उस अनुभव से आपको शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये है आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ। क्योंकि शिक्षा जब आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से प्राप्त करते हैं तो वो आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। क्योंकि औपचारिक तौर पर आप विद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं और अनौपचारिक तौर पर आप घर से प्राप्त कर रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं तब आपके साथ कोई कुछ हुआ, कोई घटना घटित हुई, उससे आपको अनुभव मिला, उससे आपने एक सीख ली, तो वो भी शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर ये शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जिसमें मुझे एडम्स की बहुत अच्छी लगती है कि शिक्षा एक चेतन और उद्देश्ययुक्त प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, जिससे दूसरे के विकास को ज्ञान की दक्षता का आदान प्रदान से रूपांतरित किया जाता है। टैगोर ने भी डेफिनेशन अच्छी दी है शिक्षा की। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का ब्राह्म्य परिस्थितियों में सामंजस्य बनाती है। महात्मा गांधी जी ने के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना अर्थात संपूर्ण विकास करना है। यानी कि बालक का, मानव का शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास और आत्मा का संपूर्ण विकास ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। फिर जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है तो इसको हम डिफ़ाइन कर ले। इसमें सबसे पहले आप कम्युनिटी को डिफ़ाइन करोगे, फिर आप बताओगे कि जो समुदाय है, जो शिक्षा है उसमें समुदाय की क्या भूमिका होती है। तो जो आपका समुदाय है वो अंग्रेज़ी में मतलब उसको कम्युनिटी कहते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
कम और म्यूनिस, कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ होता है मिलकर सेवा करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि व्यक्तियों का समुदाय जो होता है वो व्यक्तियों का एक समूह होता है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। समुदाय मनुष्यों का ही स्थायी और स्थानीय समूह है जिसके अनेक प्रकार के और समान हित होते हैं। जहाँ कभी भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवन में भाग लेता है वही हम उसे समुदाय कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए परिवार, धार्मिक संघ, जाति, पड़ोस, नगर, राष्ट्र, समुदाय। फिर मूल्यों की शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है? तो व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से बने हैं, क्योंकि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज व्यक्तियों का निर्माण करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भूमिका क्या है उसकी, समुदाय की। तो मूल्य शिक्षा में सबसे अधिक महत्व समुदाय का है। बच्चों में उचित मूल्यों के निर्माण के लिए समुदाय में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए या होने चाहिए। तो समुदाय का पहला कर्तव्य क्या है कि वो अपना पर्यावरण मूल्य प्रधान बनाएं, सब मूल्य प्रधान कार्य करें तथा सब एक दूसरे के साथ मूल्य प्रधान व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। समय समय पर मूल्य प्रधान नाटकों में मंचन की व्यवस्था करें। नाटक मूल्यों के विकास में कहानियों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। धार्मिक और नैतिक शिक्षा मूल्यों के विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। धार्मिक उत्सवों पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो हमारे धार्मिक उत्सव होते हैं, जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, उस पर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और समुदायों में ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो मूल्य प्रधान जीवन जीते हैं, मूल्यों के पालन में कष्ट सहते हुए किंतु मूल्यों का परित्याग ना करते हों। तो इन लोगों का हमें क्या करना चाहिए? उनको सम्मान देना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, उनको सम्मान मिल रहा है, उन्होंने मूल्यों का पालन किया, तो जो उससे सामने वाला भी उससे प्रभावित हो और वो भी मूल्य का, जो अच्छे मूल्य हैं, उसका वो पालन करें। तो इन सबसे बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, वे भी वैसे करने और बनने का प्रयास करेंगे। फिर जो थर्ड क्वेश्चन था वो प्रकृतिवाद से था। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रकृतिवाद कहते किसे हैं। तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। तो फिर प्रकृतिवाद जो शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, भौतिक अर्थ और मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र में प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहवस्तु रियलिटी माना जाता है, यानी कि जो प्रकृतिवाद में क्या होता है कि ये प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, आध्यात्मिक जगत को वो प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक जगत का कोई स्थान नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ क्या है, जो सामने हमें दिख रहा है प्रकृति में, वही सब कुछ है। ठीक है। प्रकृतिवाद दर्शन, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, प्रकृति को ही संपूर्ण सद्वस्तु मानता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। विज्ञान में आस्था रखता है, क्यों आस्था रखता है? क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम जो प्रकृति के जो रहस्य हैं उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है। फिर प्रकृतिवाद की कुछ डेफिनेशंस हैं। तो जो पहली है वो है, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन के पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि जो आध्यात्मिक जगत को नहीं मानता है और उसके विपरीत बातें करता है, वो कौन है? प्रकृतिवाद है। ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना होता है। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन और कम्युनिस्ट ने प्रारंभ किया, परंतु इस आंदोलन को चरम सीमा पर किसने पहुंचाया था? रूसो ने पहुंचाया था। ठीक है।
प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र व स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। यानी कि प्रकृतिवादियों का क्या मानना था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बालक के स्वतंत्र विकास में क्या कहते हैं बाधक बनती है, जो रोक लगाती है, वो उसके बिल्कुल उसको मानता नहीं है। प्रकृतिवाद उसको बिल्कुल मानता नहीं है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस विचार की ओर प्रकृतिवाद ने ही सबका ध्यान आकर्षित किया था। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक शिक्षा को प्रकृतिवाद ने प्रभावित किया है। जो सबसे पहली बात है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। यानी कि पहले क्या था कि ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी कि जो जैसा टीचर कहता था, जैसा अध्यापक कहते थे, जैसा शिक्षक कहते थे, वैसा मानना पड़ता था बच्चों को, उसके मुताबिक काम होता था। लेकिन अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हुई है। फिर प्रकृति का अनुसरण, यानी कि क्या मानना है रूसो का कि जब तक प्रकृति का अनुसरण किए बिना जो बच्चा है वो कुछ सीख नहीं सकता है। जब तक वो प्रकृति का अनुसरण नहीं करेगा, फिर जब अनुसरण करेगा, सीखेगा, उससे उसे कुछ अनुभव प्राप्त होगा, उससे वो सीखेगा। और उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, उनका कहना है कि बच्चों को हमेशा करके सीखना चाहिए। जब वो करेगा, उसके बाद उसे निरीक्षण करेगा, उस चीज़ का अनुभव प्राप्त होगा उससे तो उससे वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो आधुनिक शिक्षा में इस बात को भी आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा जोर न डाला जाए, बच्चों को करके सीखने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए जो लैब्स होते हैं आपके प्रयोगशाला, वो विद्यालय में बनवाए जाते हैं। उसके बाद निषेधात्मक शिक्षा, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत सत्य की शिक्षा ना देकर असत्य से बचाने की शिक्षा दी जाती है। इसमें असत्य से बचाने की शिक्षा दी जाती है तथा गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचाना। यानी कि गुणों की शिक्षा देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकृतिवादियों ने माना है कि उसे अवगुणों से बचाया जाए। ठीक है, अगर उसमें अच्छे गुण नहीं आ रहे तो उसमें कोई अवगुण भी ना है। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया गया है, क्योंकि हम प्रकृति को देख सकेंगे, महसूस कर पाएंगे कब, अपने इंद्रियों के द्वारा, इसलिए इंद्रिय प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा है ये, और बालक की स्वतंत्रता पर ये बहुत ज़्यादा बल देती है कि बालक को स्वतंत्र रूप से मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और प्रगतिशीलता, यानी कि प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षा भी धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। बालक को बालक ही समझना चाहिए, ना कि प्रौढ़। आजकल इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बालक को एक साथ बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम ना, मतलब जिस कक्षा में वो बढ़ता है उसी के हिसाब से उसको उसका जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि जिससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े और वो पढ़ ना पाए। फिर है आपकी सह शिक्षा पर बल दिया है। उनका क्या कहना था कि अगर बालक बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाएंगे तो उनके अंदर मतलब विभेदीकरण की भावना उत्पन्न होगी कि हमें अलग मानते हैं, उनको अलग मानते हैं, इसलिए उनको साथ में पढ़ाना चाहिए। सामाजिक न्याय की भावना उत्पन्न होगी, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भावना का विकास होगा। फिर आपका क्या है, मीनिंग डेफिनेशन एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो आपका शैक्षिक समाजशास्त्र, यहाँ पे हम इसको ये पढ़ना है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास समाज के वैज्ञानिक अध्ययन एवं शिक्षा के समाज को अत्यधिक महत्व देने के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है वो शिक्षा में समाज को अत्यधिक महत्व देने की वजह से हुआ है। ठीक है, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, रसेक के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र का वह पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य दिए हुए हैं कि विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का अध्ययन करना, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझना व उन्हें पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, सामाजिक कारकों को समझना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान की विधियों पर का उपयोग करना। ठीक है, तो ये है शैक्षिक समाजशास्त्र के
उद्देश्य, तो शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना होता है। इसके माध्यम से बालक के अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता की जो भावना है वो उत्पन्न की जाती है, तभी आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। ठीक। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकताएं हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन शिक्षक, छात्र और शिक्षक से जुड़े अन्य लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है वह समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। इसमें भी हम सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों और अभिवृत्तियों आदि के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसकी वजह से सभी को इससे लाभ मिलता है। उसके बाद क्या है, इसमें हमें शिक्षा के वास्तविक संप्रत्यय को जानने में सहायता मिलती है। ठीक है। फिर है आपका शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें समाज की आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, और यह शिक्षण विधियों के चयन में सहायक व आवश्यक सिद्ध होती है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के कारण और परिणामों का विश्लेषण करता है तथा इसके ज्ञान से हमें निश्चित परिमाण हेतु निश्चित क्रियाओं अर्थात पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं, यानी कि इससे हम पाठ्यक्रम का निर्माण भी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य, इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम निर्माण में भी होती है। फिर ये आपका उसकी आवश्यकताएं दी हुई हैं, आप इसमें से कुछ तैयार कर लीजिएगा ताकि आप उसे वहाँ पे लिख सको अगर ये प्रश्न आए तो। फिर जो लास्ट क्वेश्चन था वो था नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि राष्ट्रीय एकता का। तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है? राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भावनात्मक एकता का उल्लेख किया है। ठीक। तो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हृदय में एकता, संगठन, संनिकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं दी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। फिर राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में शिक्षा की क्या भूमिका है या शिक्षा का क्या महत्व है, वो यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की भावना में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बच्चा है वो विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करता है, और जब वो विद्यालय जाता है तो वहीं से उसको जो राष्ट्रीय एकता की भावना वहीं से उसमें उत्पन्न होना शुरू होती है। जब बालकों को राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। बालकों को राष्ट्रीय पर्वों की जानकारी दी जाती है। ये सब प्राइमरी स्टेज होती हैं, तो इसमें उसको धीरे धीरे उसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना आना शुरू हो जाती है। उसके बाद माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज आती है। छात्रों को देश के सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान कराया जाता है। प्राचीन भारतीय धर्म व संस्कृति की शिक्षा उसको दी जाती है, और उसको देशभक्तों और महापुरुषों की जीवनी से परिचित कराया जाता है। ये सारे इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान कराया जाता है, तो उससे उसको राष्ट्रीय एकता उसके अंदर उत्पन्न होती है। उसके बाद जो आपका विश्वविद्यालय स्तर पर क्या होता है, छात्रों को विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। युवा उत्सवों का आयोजन करना, वाद विवाद एवं तर्क गोष्ठियों का आयोजन, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों में सक्रिय भागीदारी, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, अंतरा प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, धनी व निर्धन वेग के मध्य की खाई को समाप्त करना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, देश की समस्त भाषाओं को उन्नत साहित्य का राष्ट्रभाषा में अनुवाद और सद्भावना व संस्कृति की शिक्षा। तो ये सब भी चीज़ें क्या वो विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चा प्राप्त करता है, तो उसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना आती है। तो इससे साफ है कि जो राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस, और सेक्शन सी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।